पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंग फैंग के सारे दोस्त और एडवेंचरर मैनेजमेंट ब्यूरो के प्रेसिडेंट फैंगी का पोता भी निंग फैंग की क्लास में पढ़ने के लिए आ जाते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें झाऊ चैंग, जिसे निंग फैंग ने वैंग यू पर अटैक करने की वजह से मार दिया होता है, उसके घर को दिखाया जाता है और उसके घर पर उसके फादर एक सोफे पर बैठे हुए होते हैं। तभी उसका एक नौकर उसके पास आकर कहने लगता है, मास्टर, अभी तक यंग मास्टर के बारे में हमारे पास कोई भी न्यूज नहीं आई है, इसीलिए हमें जल्दी से जाकर पुलिस में इस बात की रिपोर्ट करनी चाहिए। तो झाऊ चैंग का फादर उस नौकर से कहने लगता है, मैंने पहले ही इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कैपेबल पर्सन को अपॉइंट कर दिया है, इसीलिए जल्द ही कोई न कोई न्यूज आ जाएगी, हमें बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। पर तुम मुझे ये बताओ कि स्कूल में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वो नौकर बताता है कि स्कूल के अंदर मैंने पहले ही यंग मास्टर के लिए लीव के लिए रिक्वेस्ट कर दी है। वैसे तो प्रिंसिपल कह रहा था कि आखिरकार उसे छुट्टी क्यों चाहिए, लेकिन हमने उसे कह दिया है कि हमें यंग मास्टर को एडिशनल स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, जिसकी वजह से उसे छुट्टी चाहिए। और प्रिंसिपल कह रहा था कि उसकी स्पोर्ट को ट्रेनिंग कैंप की देने के लिए बहुत ज्यादा खराब बात है, लेकिन फिर भी उसने मुझसे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। झाऊ चैंग का फादर वहां से जाते हुए उसे कहने लगता है, मैं अभी चैंग के रूम में जाकर कुछ चीजें चेक करने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जब तक कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो तब तक मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। तो नौकर भी जल्दी से यस मास्टर बोलकर हामी भर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि झाऊ चैंग का फादर चैंग के रूम के अंदर आ गया होता है, जहाँ पर झाऊ चैंग की बहुत सारी फोटो लगी हुई होती है। तो वो उन्हें देखने लगता है और फिर एक फोटो पर अपना हाथ रखता है, और जैसे ही वो उस फोटो पर हाथ रखता है तो वहाँ की दीवार एक साइड में हट जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक दरवाजा दिखाई देने लगता है। इसे देखकर झाऊ चैंग का फादर पूरी तरह से सीरियस हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि सामने एक तरह का अल्टर रखा हुआ होता है, जिस पर कुछ खून की बूंदें भी पड़ी हुई होती हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग रुई एक स्किल को बाहर निकालते हुए निंग फैंग से कहने लगता है, निंग फैंग, ये स्किल बुक मुझे कुछ दिन पहले ही लूट की वजह से मिली है, तुम इसे चेक कर सकते हो कि अगर ये तुम्हारे लिए यूजफुल है कि नहीं। और हम देखते हैं कि वो एक समन वाटर एलिमेंटल स्किल होती है, जिसे देखकर निंग फैंग भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है, ओह, ये तो एक समनिंग स्पेल है। अपने मन में ही सोचने लगता है, समनर एक एक्सट्रीमली रेयर प्रोफेशन है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है कि इस तरह की कोई बुक किसी को मिल जाए। सच में ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अभी वो सुपरनोवा वाले लड़की सामने आते हुए कहने लगती है, बॉस, मैं भी आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। और अपने मन में ही सोचने लगती है, डैम इट, ये लड़का सच में, इसने मेरे गिफ्ट देने की स्पॉटलाइट को मुझसे छीन लिया है। फिर हम देखते हैं कि वो स्किल बुक ब्लेड ऑफ इंचेंटमेंट होती है। तो उसे देखते हुए निंग फैंग कहने लगता है, ओह, ये तो एक बैटल मेज स्किल है। सच में बैटल मेज भी एक एक्सट्रीमली रेयर प्रोफेशन है, इसलिए इस लेवल की बुक का मिलना ये बहुत ज्यादा रेयर है। फिर निंग फैंग सोचने लगता है, मैं इन दो स्किल्स बुक को अभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं सीख सकता, क्योंकि मैं सोच रहा था कि स्कूल में जाने से पहले ही मैं कुछ देर अपना लेवल अप कर लूंगा। इसीलिए मैंने एक वाइल्ड सीक्रेट रेलम को लेवल अप करने के लिए चुना, लेकिन मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे वहां जाने की एक्सेस को डिनाइड कर दिया जाएगा, और उस सीक्रेट रेलम के अंदर एंटर करने के लिए कम से कम 5 लोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे पास उस सीक्रेट रेलम के बारे में इतनी ज्यादा जानकारियां नहीं थी, इसीलिए मैं वहां से खाली हाथ ही आ गया और अपना लेवल अप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे कोई भी नई स्किल स्लॉट नहीं मिली है। लेकिन वैसे ये दो स्किल बुक बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जिस वजह से मेरा इंटरेस्ट इनकी ओर बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मुझे आगे के लिए ध्यान रखना होगा, ताकि मैं ऐसे ही और लोगों को जीत पाऊं, इसकी वजह से मुझे इंफॉर्मेशन और आइटम की कभी कोई चिंता ना हो। निंग फैंग सामने से उन लोगों को कहने लगता है, थैंक यू तुम लोगों की इतनी ज्यादा दयालुपन के लिए, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें रिटर्न में इसके बदले में कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ चीज है जो कि मैं बदले में दे सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि निंग फैंग अपनी जेब के अंदर से कुछ सामान को बाहर निकालने लगता है और उन लोगों से कहने लगता है, ये लो, ये 40 बोतल हाई लेवल एक्सपीरियंस पोशन की है, तुम दोनों इन्हें हाफ हाफ कर कर बांट सकते हो। तो उन हाई लेवल पोशन के बारे में सुनते ही वो सुपरनोवा वाली लड़की अपने मन में ही सोचने लगती है, सच में मैंने सुना था कि ये हाई लेवल के पोशन बहुत अच्छे ट्रेजर हैं, जो कि अजूरे गिल्ड के हैं।
सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इलाइट मेंबर है। सर फेंग रुई भी अपने मन में ही सोच रहा होता है ये पोशन बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं क्योंकि इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है ऑक्शन हाउस के अंदर, और ये वैसे भी बहुत ज्यादा रेयरली ही दिखते हैं। सच में निंग फेंग ने ऐसे ही 40 बोतल हम लोगों को दे दी जैसे उसके लिए ये एक्सपीरियंस पॉइंट बिल्कुल भी काम के ना हो। और फिर वो दोनों ही एक साथ ही सोचने लगते हैं मुझे इसके साथ जितने अच्छे हो सके उतने ज्यादा अच्छे रिश्ते बनाकर रखने होंगे ताकि मुझे इसका पूरी तरह से फायदा मिल सके और इसकी वजह से मैं भी स्ट्रोंग हो पाऊँ। अभी वैंग यू पीछे से आते हुए निंग फेंग से कहने लगते हैं निंग फेंग मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए निंग फेंग कहने लगता है मिस वैंग ये बहुत हुआ, मुझे सीधे सीधे से बताओ आखिरकार चक्कर क्या चल रहा है। तो वैंग यू हंसते हुए कहने लगती है एक्चुअली ब्रदर वेई ने एक नया पोशन बनाया है और उन्होंने कहा है कि ये पोशन मैं तुम्हें दे दूं। और फिर हम देखते हैं कि वैंग यू जल्दी से अपने हाथ के अंदर उस पोशन को निकाल कर निंग फेंग के सामने कर देती है। इसे देखकर निंग फेंग भी थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डुएन की विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग फेंग अंदर आ रहा होता है। तो डुएन उसे देखते हुए कहने लगता है बॉस आज तो तुम बहुत जल्दी वापस आ गए हो। तो निंग फेंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग कैंप के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं और वैसे भी आजकल स्कूल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है इसीलिए मैं जल्दी से वहां से निकल आया ताकि मैं भी कुछ ट्रेनिंग कर पाऊँ। डुएन निंग फेंग को देखते हुए अपने मन में ही सोच रहा होता है बॉस ने मेंशन किया था कि डीमन की स्पेशल ट्रेनिंग वो मुझे देने वाले हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात को दोबारा मुझसे नहीं किया है। क्या वो सच में इस बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं। लेकिन तभी निंग फेंग उसे कहने लगता है डुएन ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो डुएन उससे देखते हुए कहने लगता है बॉस आखिरकार ये क्या चीज है। तो निंग फेंग बताने लगता है ये एक नया पोशन है जो कि जुवेई ने बनाया है जिसका नाम रिविटलाइजिंग एलेक्सर है और ये पोशन बहुत पुरानी इंटरनल इंजरीज को हील कर सकता है। तुम पहले एक बोतल पियो और फिर उसके बाद हम डीमन स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। डीमन स्पेशल ट्रेनिंग का नाम सुनते ही डुएन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है बॉस सच में मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो निंग फेंग उसे शांत करते हुए कहने लगता है अरे इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि डुएन जल्दी से उस पोशन को पीने लगता है और उसको पीते ही डुएन के अंदर एक नई एनर्जी फैलने लगती है। तो निंग फेंग उससे पूछने लगता है आखिरकार तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। तो डुएन बताने लगता है मैं सच में अपने शरीर में गर्माहट को महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर सच में पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया है। तो डुएन की बात को सुनते हुए निंग फेंग अपने मन में ही सोचने लगता है सच में ये पोशन बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं फॉरबिडन स्पेल की वजह से हिट हुआ था इसकी वजह से मुझे बहुत सारी हिडन इंजरीज हो गई थी लेकिन इस पोशन को एक बार पीते ही मैं पूरी तरह से फुल्ली रिकवर हो चुका हूँ। और फिर डुएन से कहने लगता है अब आगे हम डीमन ट्रेनिंग करने जा रहे हैं इसलिए तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे इंटरेक्शन को फॉलो करना है। तो डुएन तुरंत ही हाँ कर देता है और सल्यूट मारते हुए कहने लगता है मैं समझ गया बॉस। निंग फेंग डुएन को सीरियस वार्निंग देते हुए कहने लगता है अगर तुझे किसी भी वक्त ऐसा लगे कि तू अब आगे होल्ड नहीं कर सकता तो मेक श्योर करना कि तू मुझे तुरंत बता दे। फिर हम देखते हैं कि निंग फेंग डुएन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है जिस वजह से उसके चारों ओर ब्लैक कलर का माना दिख रहा होता है। उसे देखते हुए निंग फेंग अपनी डिटेक्टिव स्किल को यूज करने लगता है जिसकी वजह से डुएन के सारे वीक पॉइंट निंग फेंग को अच्छे से दिखाई दे रहे होते हैं। निंग फेंग का ध्यान डुएन की लंग इंजरी पर जाता है जो कि बहुत पुरानी इंजरी होती है और वो उस पोशन की वजह से धीरे धीरे कर रिकवर हो रही होती है और उस लंग इंजरी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ में 2% और एंडोरेंस में 2% साथ में स्किल इफेक्टिवनेस में 11% की कमी आई होती है। निंग फेंग डुएन से कहने लगता है डुएन मेरी बात पर ध्यान देना, मैं तुम्हारी वीकनेस को पॉइंट करने वाला हूँ और उसी के हिसाब से तेरे लिए एक ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसको सुनते हुए डुएन कहने लगता है मैं आपकी गाइडेंस पर पूरी तरह से ध्यान देने वाला हूँ इसीलिए आप इस बारे में कोई भी चिंता ना करें बॉस। निंग फेंग उसे बताने लगता है पहले तुम्हारी स्किल प्रिमोर्डियल फोर्स ओवरलोड ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें लंग डैमेज होने जा रहा है। तो दूसरी तुम्हारी स्किल कॉम्बिनेशन पूरी तरह से इनकरेक्ट
कहते हैं कि हुक स्टार ग्रैस्पिंग द मून एंड फॉलिंग स्टार अटैक ये दोनों स्मूथली कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब तुम्हारे लिए एक हैबिचुअल कॉम्बो बन चुकी है। निंग फैंग की बात को सुनते हुए डुएन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में बॉस की आंखें बहुत ज्यादा शार्प है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक नजर में ही मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रही हैं। निंग फैंग कहने लगता है, चलो फिर अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है, इसीलिए तैयार हो जाओ। और ये सुनते ही डुएन भी पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि निंग फैंग तेजी से डुएन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो डुएन जल्दी से उस अटैक को डोज करने के लिए अपने डैगर का अटैक करता है, लेकिन निंग फैंग तुरंत ही उस अटैक को डोज कर लेता है। फिर पलक झपकते ही दूसरा अटैक डुएन के ऊपर कर देता है, जो कि सीधा जाकर डुएन को हिट होता है, जिसकी वजह से डुएन पूरी तरह से घायल हो जाता है। तो निंग फैंग डुएन से पूछने लगता है, क्या तुम और हैंडल कर सकते हो? तो डुएन जल्दी से कहता है, हाँ मैं अभी और हैंडल कर सकता हूँ बॉस। निंग फैंग पीछे की बातों को याद करते हुए सोचने लगता है, सच में उन गिनी पिग्स की वजह से मैं अपनी इस स्किल का बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं डुएन की कॉन्शियसनेस को हार्म किए बिना ही उसके ऊपर स्किल का यूज कर पा रहा हूँ। वैसे तो इसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन रिजल्ट भी इसके बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं फ्यूचर में। डुएन निंग फैंग को देखते हुए सोच रहा होता है, सच में इस दुनिया में सिर्फ आप ही इकलौते ऐसे हो बॉस कि मैं आपकी वजह से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, इसीलिए मैं आपकी नजरों में पूरी तरह से खरा उतरूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर डुएन तुरंत ही दूसरे अटैक के लिए तैयार खड़ा हो जाता है और निंग फैंग से कहने लगता है, चलो फिर हम हमारी ट्रेनिंग को वापस से शुरू करते हैं। यहाँ से सीन कट होकर हमें एडवेंचर मैनेजमेंट ब्यूरो के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉन्स्टर डुएन के साथ फाइट कर रहा होता है। तो डुएन भी तुरंत ही अपने डैगर को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं कि डुएन जल्दी से उस मॉन्स्टर के अटैक को डोज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। ये करते हुए डुएन बहुत ज्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डुएन हवा में ही घूमते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और उसकी पीठ में अपने दोनों तलवारें घुसा देता है। इस वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो दर्द के मारे जोर से चीखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। तो डुएन जल्दी से उसकी पीठ से कूदकर नीचे उतर आता है और कहने लगता है, चलो फिर अब नेक्स्ट लेवल को शुरू किया जाए। इधर हम हैंग ई और डार्क लेडी को देखते हैं, जो कि डुएन की इस हाई स्पीड ग्रोथ को देखकर बुरी तरह से चौंक गए होते हैं। तो डार्क लेडी कहने लगती है, अब इसके आगे कोई भी नेक्स्ट लेवल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने भी मॉन्स्टर के डाटा थे तुमने उन्हें पहले ही बुरी तरह से हरा दिया है। डार्क लेडी की बात को सुनते हुए डुएन एक राहत की सांस लेता है और वहीं जमीन पर जाकर गिर जाता है। खुशी से रोते हुए जोर से कहने लगता है, बॉस मैंने कर दिया बॉस, मैं सच में सक्सेस हो गया। इधर फैंग ही डुएन को देखते हुए कहने लगता है, सच में हाफ ए मंथ के अंदर एक फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन एडवेंचरर को इस लेवल तक ट्रेन करना, ये सच में एक मिराकल है। हमारी एडवेंचरर मैनेजमेंट ब्यूरो डेफिनेटली मिस्टीरियस पावर हाउस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहेगी। ये बोलते हुए फैंग इतना ज्यादा एक्साइट हो जाता है कि उसके सर पर वापस से आग लग रही होती है। तो उसे आग में जलते हुए देखकर डार्क लेडी कहने लगती है, मास्टर तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो फैंगी कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक म्यूटेंट हूँ और एक म्यूटेंट का इस एज तक पहुंचना भी स्ट्रोक ऑफ लक है, क्योंकि म्यूटेंट इससे पहले ही खत्म हो जाते हैं। डार्क लेडी फैंगी को देखते हुए अपने मन में ही सोच रही होती है, अपने ग्रैंडसन को क्योनियो सिटी के स्कूल के अंदर एनरोल करना, इसका मतलब ये है कि तुम तो पहले से ही अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। फिर डार्क लेडी फैंगी को कहने लगती है, क्या मास्टर ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से तुम्हारी पावर ऑफ डार्कनेस का प्राइस कुछ कम हो पाए। डार्क लेडी की इस बात को सुनते ही फैंगी भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर वो डुएन को देखते हुए कहता है,
चलो इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी मुझे डुएन को ले जाकर ट्रायल सीक्रेट रेल्म के अंदर पार्टिसिपेट भी करवाना है। यहाँ से सीन कट होकर हमें अजूरे शार्प गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। तो तभी वहाँ पर फैंगी और डुएन दोनों हवा से उड़ते हुए उतरते हैं। तो अजूरे शार्प गिल्ड से का एक मेंबर जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, हेलो मिस्टर डुएन, मेरा नाम लियू है और मैं वेयू गिल्ड से हूँ। ये लोग जो कि मेरे साथ हैं, ये 7 ग्रेट गिल्ड के प्रेसिडेंट है। सच में तुमसे मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को देखते हुए डुएन अपने मन में ही सोचने लगता है, ये लोग सारे के सारे प्रेसिडेंट हैं और सारे के सारे ही 5th ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोग हैं। इसीलिए पास्ट में मेरे मास्टर भी इन सभी लोगों को एक साथ नहीं बुला पाए। सच में गॉड के साथ रिलेशन बनाने की ये दौड़, ये इन लोगों को यहाँ पर एक साथ ले आई है, क्योंकि वैसे भी गॉड के सामना करने के लिए मेरे बॉस के अलावा कोई भी अपना कंपोजर को मेंटेन कर नहीं रख सकता। मेरे बॉस इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो गॉड के सामने भी पूरी तरह से कंपोज रहते हैं। इसीलिए मेरे बॉस डिजर्व करते हैं मेरा बॉस बनना। इधर हम एजुरे शार्प गिल्ड के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, मैं जस्ट अभी 5th ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका हूं, इसलिए मेरे लिए एक 4th ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लिए इतने ज्यादा ग्रांड शो करना और वेलकम करना ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ये बुढ़ा फैंगी भी इन लोगों की तरह से पूरी तरह सेम है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और मुझे कुछ भी बताने से मना कर रहा है। और ये सारे के सारे प्रेसिडेंट ये भी बस मुझे बटर अप कर रहे हैं ताकि ये मेरा फेवर ले पाए और सीक्रेट रेल्म के जितने भी मिलने वाले फेवर हैं उन्हें शेमलेसली अपना पाए। सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग सीक्रेट ट्रायल टावर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो अजूरे शार्प गिल्ड का प्रेसिडेंट डुएन के पास जाते हुए कहने लगता है, मिस्टर डू, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम हमें चांस दोगे और सीक्रेट रेल्म में होने वाले फॉर्मेशन की लाइव स्ट्रीम करने दोगे। तो डुएन बड़ी ही शांति से कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कि मैं भी यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं कि डुएन ने वहाँ पर एक ट्राइपॉड के ऊपर एक मोबाइल को रखा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए सारे प्रेसिडेंट बुरी तरह से चौंक जाते हैं, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार डुएन ऐसा क्यों कर रहा है। तो सभी लोग अपने मन में ही सोचने लगते हैं, मतलब इसका ये है कि इस फोन के पीछे मिस्टीरियस पावर हाउस सब कुछ देख रहा है, इसीलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी को साइज करना चाहिए ताकि हम मिस्टीरियस पावर हाउस के एक्वांटेंस को ले पाए। लेकिन अगर हम ऐसा करते हुए उस पावर हाउस को एंग्री कर दिया तो सच में इसके परिणाम हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डुएन का विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीवी पर निंग फैंग उस सारे सीन को अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। अभी निंग फैंग के फोन पर एक रिंग बजती है, तो उसे देखते हुए निंग फैंग कहने लगता है, ओह तो ये स्टार्ट होने वाला है, सच में इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर हम देखते हैं कि डुएन तेजी से उस ट्रायल टावर के बॉस को हरा रहा होता है और तेजी से टावर में अगले फ्लोर्स पर बढ़ रहा होता है। तो उसे देखते हुए सारे प्रेसिडेंट बुरी तरह से चौंके हुए होते हैं और कह रहे होते हैं, सच में इसके पास इनक्रेडिबल स्किल्ड है कि ये फ्लोर के अंदर जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये मुझसे बहुत ज्यादा टाइम्स फास्टर है। इधर एजुरे शार्प गिल्ड का प्रेसिडेंट भी कहने लगता है, क्या सच में ये 4th ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का है, क्योंकि ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता जो कि 5th ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच चुका हूं। फिर हमें डुएन को दिखाया जाता है जो कि 30th फ्लोर पर पहुंच गया होता है और धीरे धीरे कर वो आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो 40th फ्लोर पर पहुंच जाता है और ऐसे ही कर वो 50th फ्लोर पर पहुंच जाता है। तो डुएन को 50वें फ्लोर पर पहुंचते हुए देखकर अजूरे शार्प गिल्ड का प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहने लगता है, सच में इसने सभी को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इसने इतनी जल्दी इतने ज्यादा फ्लोर चढ़ लिए हैं कि इतने तो प्रेसिडेंट लियू भी क्लियर नहीं कर पाई थी। और फिर हम देखते हैं कि डुएन के सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से डुएन की फाइटिंग स्पिरिट भी पूरी जोर पर होती है और वो फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक ही झटके में उस बड़े मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उसके ऊपर विक्टोरियस स्टैंड में खड़ा हुआ होता है। भी उनके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आती है, कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुली पास्ड द ट्रायल।
सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए सारे प्रेसिडेंट बुरी तरह से चौंक जाते हैं और एक साथ कहने लगते हैं सच में वो सक्सीड हो गया। डुएन भी अपनी सक्सेस पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता और वो भी पूरी तरह से चौंका हुआ होता है क्योंकि उस ट्रायल टावर की सीलिंग से बहुत सारी रोशनी उसके ऊपर गिर रही होती है। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन आती है कि गॉड की ब्लेसिंग और रिकॉग्नाइज फर्स्ट रिवार्ड इस ट्रायल ट्रैवल को क्लियर करने के लिए, और इसी के साथ फर्स्ट क्लियरेंस रिवार्ड ब्लेसिंग एंड रिकॉग्नाइज ऑफ द गॉड्स डुएन को मिल जाता है। और सेकंड रिवॉर्ड के तौर पर उसे गॉड फॉरबिडन स्पेल मिली होती है। इसे देखकर बाहर खड़े हुए सारे प्रेसिडेंट बुरी तरह से चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं क्या फॉरबिडन स्पेल ब्लेसिंग एंड रिकॉग्नाइज ऑफ द गॉड, ये तो फॉरबिडन स्पेल निकली। उसे देखते हुए अजूरे शार्प गिल्ड का प्रेसिडेंट गुस्से में सोचने लगता है कि ये ब्लेसिंग गॉड की फर्स्ट क्लियरेंस रिवार्ड है। इसका मतलब ये है कि आगे जो भी कोई इस ट्रायल टावर को क्लियर करेगा उसे ये वाला रिवॉर्ड कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकता। डैम इट, ये सीक्रेट रेलम मेरा है, इसीलिए फर्स्ट क्लियरेंस रिवार्ड भी राइटफुली मेरा होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ट्रायल टावर डुएन को पूरी तरह से स्कैन करने लगता है और उसके सामने सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है क्योंकि डुएन को बताता है कि ये डिटेक्ट हुआ है कि एडवेंचरर का प्रोफेशन इस फॉरबिडन स्पेल के लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसीलिए तुम फॉरबिडन स्पेल को नहीं सीख सकते। इसे देखकर डुएन भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।